पिछले भाग में हमने इतिहास में पानीपत ही महायुद्ध का क्षेत्र क्यों बन रहा था, हम इस अहम सवाल पे आ रुके थे, या क्षमा करें, लेकिन समय की कमी के कारण हमें इस सवाल पर आके रुकना पड़ा था, ऐसा कहना उचित होगा। और हमने भी तब आपको आश्वस्त किया था कि इस कड़ी की शुरुआत में सबसे पहले हम इसी प्रश्न का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ दिया हुआ आश्वासन निभा रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको इस अति महत्वपूर्ण युद्ध को अपने देश के दृष्टिकोण से पूरी तरह से समझने के साथ ही शरणार्थियों से निपटने के मुगलों के क्रूर तरीके को भी समझने के लिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। अब सबसे पहले आश्वासन पूर्ति पानीपत ही महायुद्ध का क्षेत्र क्यों बन रहा था, इस सवाल का जवाब। उसके लिए आइए उस बड़े गांव की भौगोलिक स्थिति पर थोड़ा ध्यान दें। एक बार खैबर खिंड या खैबर पास पार करने के बाद उत्तरी पंजाब, हरियाणा इन इलाकों से दिल्ली जाने का रास्ता गुजरता था। चूंकि दिल्ली राजधानी का स्थान होने के नाते दुश्मन उस तक पहुंचकर उसे तबाह न कर दे, इसलिए उसके बचाव में वहां का शासक स्वयं वहां से निकलकर दुश्मन के पास पहले पहुंचकर उसे वही मिटाने का प्रयास करता था। इसके लिए उत्तर दिशा से आ रहे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए उत्तम स्थान अर्थात हरियाणा जिले का पानीपत गांव, जो दिल्ली की उत्तर में 80 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके मुख्य कारण यह है कि इस स्थान पर युद्ध के लिए प्रयुक्त होने वाला विस्तृत मैदान उपलब्ध होता था। साथ ही यहाँ से राजधानी दिल्ली और उसके शासक का प्रदेश निकट होने के कारण लाइन ऑफ सप्लाई में खंड पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी, जो किसी भी युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण मामला होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गांव के बहुत करीब से बहती 12 महानदी यमुना। क्योंकि आप भूखे पेट कुछ दिन निकाल सकते हो, लेकिन जल तो जीवन है। अगर वही उपलब्ध ना हो तो इंसानों से लेकर जानवरों तक सभी जिंदा कैसे बच पाएंगे। इसके विपरीत लाइन ऑफ सप्लाई के मामले में देखा जाए तो ये समस्या बाबर के साथ ही थी, क्योंकि अपने क्षेत्र से वह कई महीनों की यात्रा के फासले पे पराये मुल्क में आके रुका था। लेकिन वह हिम्मतबाज योद्धा युद्ध के मैदान में इस पक्के इरादे के साथ दाखिल हुआ था कि वह मारेगा या मरेगा। इसके लिए उसने एक बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था। तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि तुलना में उसकी सेना की संख्या लोदी की सेना की संख्या का 5वां हिस्सा भी नहीं थी। लेकिन सालों साल जंग खेलकर उसकी सेना का हर एक इंसान युद्ध की कला का माहिर खिलाड़ी बन चुका था। उसमें बाबर के पास बारूद और बंदूकें थी, जिसका उपयोग हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा था। इसलिए हथियारों की यह क्रांति और उसे चलने में कुशल सेनाधिकारी और इन सब का सही उपयोग करने में माहिर, नेतृत्व कुशल, युद्ध कला निपुण और अनुभव संपन्न सेनापतित्व, यही बाबर के पॉजिटिव पॉइंट्स थे। परंतु जैसे लोदी के लिए तोपें नहीं थी, उसी प्रकार बाबर के लिए भी लोदी का युद्ध हाथी दल ये प्रकार भी नया ही था। इसलिए बाबर की सेना उनसे विशेष रूप से डर रही थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा था। उसमें इतनी लंबी यात्रा से उसकी सेना पहले ही थक चुकी थी। लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी और इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसने अपने अनुभव और आत्मविश्वास के आधार पर एक मजबूत रणनीति तैयार की। इसके लिए उसने सबसे पहले गौर की हुई बात थी सैन्य बल का व्यस्तन प्रमाण। इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना के खिलाफ वह अधिकतम 15,000 सैनिक साथ लेकर युद्ध करने जा रहा था। इसलिए यह स्पष्ट था कि उसे डिफेंसिव मोड में ही रहना था। वैसे ही उसने इब्राहिम खान के लड़ने के तरीके को भी पहले ही समझ लिया और वह आक्रामक मोड में ही रहने वाला था। यह भी उतना ही स्पष्ट था। और उसमें भी इब्राहिम लोदी का हाथी दल ही प्रारंभिक दस्ते के साथ आक्रमण करेगा, यह ध्यान में लेते हुए प्रारंभिक पथक और उन विशाल जानवरों के बंदोबस्त के लिए भारत आते ही वह जिन बैलगाड़ियों को लगातार खरीद रहा था, उन्हें चमड़े के पट्टे से एक दूसरे से बांध दिया और उस श्रृंखला को ढाल के रूप में एक पंक्ति में खड़ा किया। गाड़ियों की कतार में ही जगहों जगहों पर आगे पीछे बड़ी बड़ी खाइयां खोदी और उन्हें कांटेदार झाड़ियां और उसी तरह की कई हानिकारक चीजों से, लेकिन वे नजर न आए, इस तरीके से ढक दिया जिससे कि चाल चलकर आगे आने वाला शत्रु स्वयं ही बड़ी आसानी से उस जाल में फंस जाए। उसके बाद उसने थके हुए सैनिकों में जोश पैदा करने के उद्देश्य से वीरतापूर्ण भाषण दिया और उनमें फिर से जोश उत्युक्त किया। इन तमाम तैयारियों के बाद आइए यहाँ उसकी युद्ध दिवस की रणनीति को समझते हैं। सबसे आगे उसने अपने जासूसी दस्ते को फैला के रखा था, जो कौन हमला कर रहा है, कहां से कर रहा है, उसके साथ कितनी और कौन सी सेना है,
ऐसे हर पल का विवरण वे बाबर सहित उसकी सारी सेना को हर घड़ी देने वाले थे और उस जानकारी के बल पर बाबर अगले निर्णय लेने वाला था। उसके पीछे ऊपर वर्णित बैलगाड़ी की लाइन और उसी लाइन के आगे पीछे जगहों जगहों पर खोदे गड्ढों की कतार। उस पंक्ति के पीछे रणनीतिक स्थानों पर दो बैलगाड़ियों की बीच की छोटी जगहों पे अपने माहिर तीरंदाजी घुड़सवार और बड़ी दरारों में अपनी 700 तोपे को खड़ा किया था। उसके बाद राइट फ्लंक, लेफ्ट फ्लंक और बीच में बाबर खुद एक टुकड़ी के साथ खड़ा था। उसी तरह सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसने कुछ रिजर्व फोर्सेस भी रखी थी। असल में बाबर ने उसकी हमेशा की, लेकिन हिंदुस्तान की दृष्टि में अभिनव युक्ति का प्रयोग किया था। बैलगाड़ियों की आड़ में अपनी सेना का अर्धचंद्राकार घेरा बना के उसके दोनों सिरों को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन सेना को पूरी तरह से घेरने की उसकी रणनीति थी। इसके लिए वो अपने तोपखाने पे ही पूरी तरह से निर्भर था और उसके हाथ के नीचे मुस्तफा और उस्ताद अली, ये दो सरदार तोपखाने के काम में जबरदस्त माहिर थे। बाबर के अभियान को बेहतरीन तरीके से शुरू से अंत तक निभाने वाले वही थे। दूसरी ओर इब्राहिम खान लोदी की सेना मतलब वास्तव में बुला बुला के जमा किया हुआ एक बाजार था। इसलिए सैन्य संख्या भले ही 1 लाख हो, लेकिन उसमें एक की खबर दूसरे को नहीं थी। कोई उचित योजना नहीं थी। दिल्ली दरबार के कई बड़ी हस्तियों ने तो बाबर को ही अभिनंदन पूर्वक आगे आने का अनुरोध किया था। इससे उसके लोगों की लड़ने की इच्छा यहाँ स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। ऐसी सभी परिस्थितियों में इब्राहिम खान लोदी बाबर के सामने लड़ने के लिए खड़ा हो गया। अब जरा इब्राहिम खान की रणनीति पर भी नजर डालते हैं। सबसे आगे हाथी दल, उसके साथ थोड़ी पैदल सेना और थोड़ी घुड़सवार सेना, उसके पीछे एक टुकड़ी के साथ इब्राहिम खान लोदी खुद उसके पीछे मेन लाइन, बाएं और दाएं तरफ फ्लैंक गार्ड्स। बस खत्म। इसमें कहीं भी रिजर्व फोर्स नहीं या कोई जासूसी दस्ता नहीं। इससे ऐसा लगता है कि वह बेहद बेफिक्र होके पुरानी रणनीति का ही इस्तेमाल कर रहा था। बाबर की रणनीति क्या है? उसने खुद के साथ आग उगलने वाले जो नए हथियार लाए हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर उससे कैसे बचें या कैसे लड़े, उसने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, ऐसा लग रहा है। मूल रूप से सैन्य की संख्या में भारी अंतर के कारण वह इस युद्ध के प्रति बिल्कुल बेपरवाह था, ऐसा ही कहना होगा। अपना हाथी दल आगे जाकर दुश्मन की अगली लाइन बर्बाद कर देगा। पीछे से पैदल सेना और अश्वारोही दल जाकर शेष सेना का सफाया कर देगा। बस हो गया खत्म। इतनी ही उसकी योजना थी। ऐसी सभी तैयारियों के बाद तारीख 21 अप्रैल 1526 को सुबह सुबह इब्राहिम खान ने बाबर पर पहले हमला किया। जैसी की उम्मीद थी, हाथी दल ही सबसे आगे था, लेकिन बाबर द्वारा खोदे गए खाई में कुछ हाथी और घुड़सवार गिरकर लोदी के समूह में शुरुआत से ही एक बड़ी हलबली मचनी शुरू हुई। उसमें ही हाथियों की बिखराव जुड़ गई। ऐसा हुआ कि हाथियों को तोप यह प्रकार नया होने कारण उन बर्तनों का भारी आवाज उनके उपजत संवेदनशील कान सहन न कर पाए। उस समय हाथी बल वह सेना बल था जो दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता था, लेकिन अगर वो बेकाबू हो जाए तो उसके विपरीत वो अपनी ही सेना को भी वैसे ही और उतना ही नुकसान पहुंचता था। यहाँ बिल्कुल यही हुआ। तोपों के शोर के कारण तितर बितर हुए हाथी उल्टे घूमकर अपनी ही सेना का दुश्मन कर सकते थे, उससे भी ज्यादा नुकसान करने लगे। इसी के चलते यहाँ बाबर भाग्यशाली रहा। उसमें 1 लाख की सेना के सामने सिर्फ 70 तोपे बहुत कम होने के बावजूद उनकी उचित व्यवस्था और सटीक प्रहारों के कारण दुश्मन के छक्के छूटने लगे। नतीजतन पहले 3 घंटों में ही लोदी के 15,000 लोग मारे गए, जो कि लोदी के युद्ध मैदान में कोई जासूस नहीं थे। क्या हो रहा है यह जानने में उसे बहुत देर हो चुकी थी, और जब उसे असलियत का एहसास हुआ तब उसे अपनी हार साफ दिखाई दी। उस वक्त उसके साथ जो ईमानदार लोग उसके नजदीक थे, उन्होंने भविष्य में फिर से अच्छे से लड़ने के लिए वर्तमान की प्रतिकूल परिस्थितियों में युद्ध के मैदान से भागने की सलाह दी, लेकिन उस अभिमानी बादशाह ने उनकी सही सलाह नहीं मानी। इतना ही नहीं तो उसने अपनी मुख्य सेना को भी अपने साथ ले जाने की अक्लमंदी नहीं दिखाई। इसके बजाय वह जल्दबाजी में अकेले ही युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गया और मारा गया। अब जब राजा ही मारा गया तो सेना के बाकी लोग तितर बितर हो गए और भागने लगे। इस प्रकार सुबह शुरू हुआ यह युद्ध महज 6 घंटे में ही खत्म हो गया। बाबर यही चाहता था, क्योंकि अगर यह युद्ध
ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 घंटे तक चलता तो उसका टिक पाना बिल्कुल असंभव था। इस प्रकार बाबर की सफलता में उसके युद्ध कौशल के साथ ही लोदी की गलतियों का भी उतनी ही बल्कि उनका ही बड़ा हाथ था, ऐसा ही कहना उचित होगा। साथ ही इस मामले में एक और बात जिसका जिक्र पानीपत के युद्ध क्षेत्र के पहले भाग में किया गया था, यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि इतिहास में पानीपत को एक शापित भूमि कहने का कारण अतीत में इस भूमि पर जो भी राजा इस देश की तरफ से लड़ने गया था वही युद्ध में पराजित हुआ था। यह एक संयोग की बात हो सकती है, लेकिन इतिहास तो यही दिखा रहा है। हालांकि इस युद्ध के मामले में देखा जाए तो दोनों पक्ष हमारे लिए विदेशी ही हैं, फिर भी हमारा कुछ लेना देना नहीं ऐसे भी नहीं बोल सकते। खैर, आइए अब हम युद्ध के बाद बाबर या मुगलों के शरणार्थियों के साथ किए जाने वाले क्रूर व्यवहार को समझें। जब युद्ध के बाद इब्राहिम खान लोदी का कटा हुआ सिर उसके सामने लाया गया तो उसने उस सिर को तो सलाम किया, लेकिन दुश्मन की हाथ आई जिंदा सेना और जिन्होंने शरण ली थी उन सभी के सर कटवा दिए और उन कटी हुई खोपड़ियों का विशाल पहाड़ बनाया। सब पर अपनी इतनी दहशत बैठ जाए कि कोई हमसे लड़ने के बारे में सोचने की भी जुर्रत न कर सके। इस क्रूर और अमानवीय कृत्य के पीछे बस इतनी ही वजह थी। पानीपत की लड़ाई जीतने के तुरंत बाद बाबर, जिसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, अपने उस बड़े बेटे हुमायूं को आगरा पर कब्जा करने के लिए भेज दिया और दूसरी एक टुकड़ी दिल्ली पे भेज दी और उसने दोनों शहरों पर कब्जा कर लिया। शुक्रवार 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली की मस्जिद में बाबर के नाम से खुतबा पढ़ा गया। यहाँ उसके लोगों ने बेहद लूट जमा की। हालांकि तैमूर की तरह बाबर का हिंदुस्तान छोड़ के वापस जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे ही उसने खुद दिल्ली में प्रवेश किया, उसने इस महान जीत की याद में खजाना खोलकर बहुत सारी सामग्री और संचित लूट अपने लोगों के बीच एक इनाम के रूप में दिल खोलकर बांट दी। इतना ही नहीं, उसने हर एक काबुलवासी को कुछ ना कुछ इनाम भी भेजे। इसी के कारण बाबर का नाम कलंदर पड़ा था, जिसका अर्थ है खैराती फकीर। यह सोने की चिड़िया इतनी आसानी से हाथ आने के कारण चतुर बाबर का यहाँ रहने का इरादा पक्का हो चुका था, लेकिन उसके प्रमुख सरदार काबुल वापस लौटना चाहते थे। तब उसने उन्हें समझाया कि इतनी विशाल सेना को हराकर ऐसा समृद्ध राष्ट्र हमारे हाथ आया है, इसलिए हाथ आए इतने बड़े फल को फेंककर डरपोक भीगी बिल्ली की तरह भाग जाने में कौन सी समझदारी है। फिर भी जो भी वापस जाना चाहता हो वो बेशक जा सकता है, मगर मैं यहीं ठहरूंगा। बाबर का वह दृढ़ निश्चय सुनकर उसके लोगों ने भी आखिरकार उससे मिलकर हिंदुस्तान में ही स्थायी रूप से बसने की दृष्टि से अपने अगले कार्यक्रम की तैयार कर दिए। बाबर का ये निर्धार युक्त निर्णय ही मुगल साम्राज्य की मुख्य नींव बनी और यहीं पे हिंदुस्तान के इतिहास में फिर एक बार एक बड़ा मोड़ आया। तो दोस्तों, अपने देश के लिए इतना महत्वपूर्ण और अध्ययनीय युद्ध आपके सामने प्रस्तुत करके हम आज यही रुक रहे हैं, लेकिन मुगलों को यहाँ कायम होने के लिए बाबर को और भी कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। चूंकि वे भी इतनी ही महत्वपूर्ण होने के कारण हम भविष्य में उन्हें भी इतनी ही गहराई से आपके सामने पेश करेंगे। इस आश्वासन के साथ आज यहाँ रुक रहे हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।